नमस्कार। आज हम मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब बच्चों की परवरिश के कुछ हिस्सों पर एक गहरी नजर डालने जा रहे हैं। नमस्ते। ये किताब इस एक मूल सिद्धांत पर टिकी है कि परिवार ही समाज की सबसे पहली और सबसे जरूरी इकाई है। हम्म। मतलब एक बेहतर समाज की जो नींव है वो असल में घरों में ही रखी जाती है। हाँ, और ये कोई हल्की फुल्की सलाह वाली किताब नहीं है। ये परवरिश के बारे में कुछ बहुत मजबूत और कभी-कभी तो चौंकाने वाले तर्क देती है। बिल्कुल, जो आज के दौर की सोच से काफी अलग है। काफी अलग। तो आज हमारा मकसद इस किताब के जरिए परवरिश के कुछ सबसे दिलचस्प और शायद कहीं-कहीं असहज करने वाले विचारों को समझना है। हम्म। जैसे माता पिता की असली जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ प्यार लुटाना है? और वो कौन सी विरासत है जो बच्चों के लिए दौलत से भी ज्यादा कीमती साबित हो सकती है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो किताब की शुरुआत एक बहुत बुनियादी लेकिन मजबूत विचार से होती है कि हर इंसान का पहला स्कूल उसका घर होता है। हाँ। इसमें पैगम्बर मोहम्मद का एक कथन भी है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने परिवार के साथ सबसे बेहतर हो। हम्म। ये सुनने में तो बहुत सीधी सी बात लगती है। लिखती है, लेकिन किताब इसके गहरे मतलब को खोलती है। वो फॉर्मल और इनफॉर्मल शिक्षा के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। अच्छा। हाँ, स्कूल और कॉलेज हमें नौकरी के लिए तैयार करते हैं, वो हुई फॉर्मल शिक्षा। ओके। लेकिन परिवार परिवार हमें समाज के लिए एक बेहतर इंसान बनने की ट्रेनिंग देता है, और ये इनफॉर्मल शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब इनफॉर्मल शिक्षा से यहाँ क्या मतलब है? क्या ये कोई मॉरल साइंस की क्लास लगाने जैसा है घर में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में क्लास लगाने के बारे में है ही नहीं। ये जीने के तरीके के बारे में। जीने के तरीके। जैसे, तो ये समाज में जीने की एक तरह की रिहर्सल है। अच्छा। आप असल में रिश्तों को संभालने की कला सीख रहे होते हैं। मतलब घर एक तरह का सेफ ट्रेनिंग ग्राउंड है एग्जैक्टली। जहां आप गलतियां कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं और सीख सकते हैं, ताकि जब आप बाहर की बड़ी दुनिया में जाएं तो आप इन हालात के लिए पहले से तैयार हों। एकदम सही। किताब का तर्क यही है कि जो इंसान अपने घर के छोटे से दायरे में एक अच्छा सदस्य साबित नहीं हो पाता, हम्म। वो बाहर की बड़ी दुनिया में एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकता है? घर में निभाया गया आपका किरदार ही बाहर की दुनिया में आपके व्यवहार की नींव रखता है। यहीं से ये किताब एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दे पर आती है, जो शायद बहुत से माता पिता को पसंद ना आए। हाँ। ये लाड़ प्यार या जिसे हम पैम्परिंग कहते हैं, उसकी बहुत सख्त आलोचना करती है। बहुत सख्त। इसके मुताबिक बच्चों को सही जिंदगी जीना सिखाना वो सबसे बेहतरीन तोहफा है और जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार करना सबसे बुरा। हाँ, और यहाँ सबसे बेहतरीन तोहफे के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, अदब-ए-हसन। यानी अच्छे संस्कार। हाँ, लेकिन इसका मतलब सिर्फ प्लीज और थैंक यू सिखाना नहीं है। इसका मतलब बहुत गहरा है। क्या? इसका मतलब है बच्चों को राइट्स कॉन्शियस बनाने की जगह ड्यूटी कॉन्शियस बनाना। अच्छा, अधिकारों के प्रति जागरूक की जगह कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना। बिल्कुल। उन्हें ये सिखाना कि हर मामले में दूसरों की शिकायत करने से पहले अपनी गलती ढूंढो और उसे सुधारो। किताब में एक कहानी है जो इस बात को बहुत कठोर तरीके से सामने रखती है। हाँ, वो वाली कहानी। एक शख्स अपने बेटे को हर वक्त गोद में उठाए रखता है, उसे कंधे पर बिठाता है, उसे जमीन पर पैर ही नहीं रखने देता। हम्म। लेखक जब ये देखते हैं तो उनसे कहते हैं, आप तो अपने बेटे के दुश्मन हैं। सोचिए जरा। एक मिनट। लेखक ने एक पिता को जो अपने बच्चे से प्यार जता रहा है, हम्म। सीधे सीधे उसका दुश्मन कह दिया। ये तो बहुत सख्त बात है। बहुत सख्त है। किस आधार पर वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? ये सुनने में वाकई कठोर लगता है, लेकिन ये किताब के मूल तर्क को सामने लाता है। ये एक जरूरी सवाल उठाता है कि बच्चों के लिए असल में सच्चा प्यार है क्या। हम्म। किताब कहती है कि उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार करना जो उन्हें हर वक्त गोद में नहीं बिठाएगी, वही असली प्यार है। अच्छा। हर वक्त गोद में बिठाए रखना एक अप्राकृतिक प्यार है। मतलब ऐसा प्यार जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। प्रकृति का नियम तो ये है कि बच्चा गिरेगा, उसे चोट लगेगी, वो उठेगा और दौड़ना सीखेगा। बिल्कुल, दुनिया के खुले मैदान में। तो इस तरह के हिसाब से जो माता पिता अपने बच्चों को हर मुश्किल, हर तकलीफ से बचा के रखते हैं, वो अनजाने में उन्हें असल जिंदगी के लिए कमजोर बना रहे हैं। हाँ, वो उन्हें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जो असल में है ही नहीं। एग्जैक्टली। किताब इसी अप्राकृतिक प्यार को बच्चों के बिगड़ने की एक बड़ी वजह बताती है। ये प्यार बच्चे को जिद्दी बनाता है, नाजुक बनाता है और हकीकत से दूर कर देता है। ये बात तो सोचने पे मजबूर करती है। तो अगर बच्चों को हर मुश्किल से बचाना प्यार नहीं है, तो फिर किताब के मुताबिक एक सही घर का माहौल दिखता कैसा है?
क्या इसका कोई उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल है। किताब दिल्ली के एक डॉक्टर मर्चेंट का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देती है। अच्छा। उनके बच्चे पढ़ाई और दूसरी एक्टिविटीज में बहुत कामयाब हैं। तो जब उनकी इस कामयाबी का राज जानने की कोशिश की गई, तो कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आईं। क्या उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी ट्यूटर रखे होंगे या उन्हें महंगे गैजेट्स दिए होंगे? इसके ठीक उल्टा। मतलब? पता चला कि उनके घर में टीवी ही नहीं है। टीवी नहीं है आज के जमाने में? हाँ, जीवन बहुत सादा है। और सबसे दिलचस्प बात, उनके पास अपनी कार होने के बावजूद बच्चे स्कूल बस से ही आते जाते हैं। घर में वो टीवी कल्चर या दिखावे का कोई नामो निशान नहीं है। मतलब किताब ये कह रही है कि कामयाबी का राज बच्चों को ज्यादा सहूलियतें देने में नहीं, बल्कि उनसे कुछ चीजें हटाने में है। बिल्कुल। ये तो आज की सोच के बिल्कुल उल्टा है, जहां हर कोई अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देना चाहता है। यही तो इस किताब का क्रांतिकारी विचार है। वो कहती है कि माता-पिता अक्सर समस्या खुद पैदा करते हैं। कैसे? वे घर में टीवी कल्चर लाते हैं, बच्चों को जरूरत से ज्यादा आराम देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। किताब के हिसाब से जिम्मेदारी बच्चों की नहीं, बल्कि उस माहौल को बनाने वालों की है। और ये सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं है जो घर में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन चीजों के बारे में भी है जो होनी चाहिए। हाँ। किताब में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है कि कुछ लोग अपने परिवार को रोज सुबह धार्मिक किताबें पढ़कर सुनाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसका बच्चों पर कोई खास असर नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि घर का बाकी माहौल वो पूरी तरह दुनियावी होता है। अच्छा। किताब पढ़ाने के उस 1 घंटे के अलावा पूरे दिन बातें सिर्फ खाने पीने की, कपड़ों की, पैसे की, व्यापार की और दूसरों की बुराइयों की होती हैं। तो जब माहौल इतना शक्तिशाली और भौतिकवादी हो, तो सिर्फ एक किताब पढ़कर सुनाना कैसे असर कर सकता है? बिल्कुल। इसके लिए किताब में कमाल का मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, हाथी की पूंछ में पतंग बांधना। हाथी की पूंछ में पतंग बांधना, वाह, ये मेटाफर तो जबरदस्त है ना? लेकिन ये माता पिता के लिए थोड़ा डराने वाला भी हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर घर का माहौल 90% दुनियावी है, तो आपकी 10% की कोशिशें, जैसे किताब पढ़ना या अच्छी बातें बताना, वो पूरी तरह बेकार हैं। बेकार तो नहीं, लेकिन बहुत कमजोर हैं। किताब का संदेश ये है कि सिर्फ रस्में निभाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आध्यात्मिक या नैतिक बने, तो आपको घर में वैसा माहौल बनाना होगा। बातें वैसी होनी चाहिए, घर के आदर्श वैसे होने चाहिए। राइट। अगर घर का माहौल यानी हाथी एक दिशा में जा रहा है, तो आपकी एक छोटी सी कोशिश यानी पतंग उसे अपनी दिशा में नहीं खींच सकती। वो तो उसे उड़ा ले जाएगा। हाथी अपनी पूंछ हिलाएगा और पतंग उड़कर कहीं दूर चली जाएगी। तो माहौल को बदलना होगा, सिर्फ आदतें जोड़ने से नहीं। ये एक बहुत बड़ा सबक है। और अगर माहौल इतना जरूरी है, तो ये तो विरासत की पूरी बहस को ही बदल देता है। कैसे? हम हमेशा सोचते हैं कि बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएं, घर, पैसा, जायदाद, पर किताब के हिसाब से शायद हम गलत चीजें जमा कर रहे हैं। अब बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। इसके जवाब में किताब करीम बख्श और उनके 4 बेटों की एक बहुत खूबसूरत और असरदार कहानी सुनाती है। बताइए। करीम बख्श एक सीधे साधे गरीब इंसान थे। जब उनका देहांत हुआ, तो उन्होंने अपने बेटों के लिए कोई जायदाद नहीं छोड़ी थी, एक पैसा भी नहीं। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। एक गरीब इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ कुछ सिद्धांतों के दम पर अपने बच्चों को कामयाब कैसे बना सकता है? यही तो कहानी का सार है। वो कौन से उसूल थे जो दौलत से ज्यादा ताकतवर साबित हुए? उनकी इकलौती विरासत थी कुछ सिद्धांत, और वो सिद्धांत थे सादगी से जीना, जो मिले उसमें संतोष करना, पूरी ईमानदारी से काम करना और किसी भी हालत में झगड़े से बचना। झगड़े से बचना, ये उनकी नैतिक विरासत थी। उनके बड़े बेटे ने शहर आकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। अपने पिता के सिद्धांतों पर चलते हुए वो ईमानदारी से काम करता रहा और धीरे धीरे तरक्की करने लगा। और फिर उसने अपने भाइयों को भी बुला लिया होगा। हाँ, उसने एक एक करके अपने सभी भाइयों को शहर बुला लिया और कारोबार में शामिल कर लिया। चारों भाई मिलकर काम करने लगे और कारोबार बहुत बड़ा हो गया। अच्छा। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। क्या हुआ? जब कारोबार बड़ा हो गया, तो बड़े भाई को लगा कि बाकी भाई उतनी मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो कारोबार को अपना नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ज्यादातर परिवारों में क्या होता है? झगड़ा होता है। हाँ, कारोबार टूट जाता है और भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बिल्कुल। उसके सामने भी यही खतरा था। वो चाहता तो सबको अलग कर सकता था और दुश्मनी मोल ले सकता था, या फिर सब कुछ ऐसे चलने देता जब तक कि एक दिन बड़ा झगड़ा ना हो जाए। लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। उसे अपने पिता की विरासत याद आई, झगड़े से बचना। तो उसने किया क्या? उसने शांति से अपने भाइयों को इकट्ठा किया
और कहा कि अब कारोबार इतना बड़ा हो गया है कि हमें इसे बांट लेना चाहिए। अच्छा। उसने कारोबार के 4 बराबर हिस्से किए और लॉटरी के जरिए सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया, लॉटरी से? ताकि किसी को ये ना लगे कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। बिल्कुल। सब शांति से अलग हो गए और पहले से भी ज्यादा करीब रहे और कामयाब हुए। ये वाकई एक असहदार कहानी है। ये बताती है कि सिद्धांतों की विरासत जायदाद की विरासत से कहीं ज्यादा मजबूत और फायदेमंद होती है। हाँ। तो विरासत कोई बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि एक फैसले लेने का तरीका है, एक नैतिक दिशा है। एकदम सही। ये उस आम चिंता से बिल्कुल अलग है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। हाँ, ये डर तो सबको होता है। पर किताब का तर्क है कि बच्चों की कामयाबी की सबसे बड़ी गारंटी माता पिता की छोड़ी हुई दौलत नहीं है। तो फिर क्या है? उनके अंदर की मेहनत करने की लगन और सही सिद्धांत। और अगर कोई पिता अपने बच्चों को पैसा नहीं दे सकता, तो किताब कहती है कि वो उससे भी बड़ी चीज दे सकता है, अपनी दुआ। दुआ? हाँ, जब एक पिता अपने बच्चों को ईश्वर के हवाले कर देता है, तो वो उन्हें किसी छोटी इंसानी गारंटी के बजाय सबसे बड़ी ईश्वरीय गारंटी के हवाले कर देता है। हमने आज परवरिश से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बात की। परिवार एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह कैसे काम करता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार के क्या खतरे हैं और असली विरासत का मतलब क्या है, जो पैसों से नहीं बल्कि सिद्धांतों से बनती है। ये सब बहुत गहरे विचार हैं। जाते जाते ये किताब एक और बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। योग्यता पैदा कीजिए नाम के एक हिस्से में अच्छा। एक छात्र की कहानी है जिसके एमए में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन वो एक बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करने में लेट हो जाता है। ओके। अक्टूबर का महीना आ चुका है, सारे एडमिशन बंद हो चुके हैं। तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, उसे अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। वो भी यही सोच सकता था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उस बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि मुझे एडमिशन चाहिए। प्रिंसिपल जाहिर तौर पर बहुत बेरुखी से बात करता है। कहता है, तुम्हें पता नहीं एडमिशन बंद हो चुके हैं, सब सीटें भर चुकी हैं। ऐसा लगता है कि वो उसे बस भगाने ही वाला है, और शायद भगा भी देता। शायद। लेकिन फिर वो बेदिली से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पूछता है, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं? अच्छा। शायद ये सोचकर कि मार्क्स कम होंगे और मना करने का एक पक्का कारण मिल जाएगा। और छात्र क्या जवाब देता है? छात्र जवाब देता है, सर 85%। और ये सुनते ही सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। प्रिंसिपल का रवैया 180 डिग्री घूम जाता है। वो कहता है, अरे बैठो बैठो। वाह। वो उसके कागज देखता है और न सिर्फ पिछली तारीख में उसका एडमिशन करता है, बल्कि उसके लिए स्कॉलरशिप का भी इंतजाम कर देता है। कमाल है। जो प्रिंसिपल कुछ मिनट पहले उसे भगाने वाला था, उसने खुद उसके लिए रास्ता बनाया। तो सारी बहस का निचोड़ ये है कि दुनिया उसके लिए रास्ता बनाती है जो अपनी काबिलियत साबित करता है। हाँ। अगर उस छात्र के नंबर 50% होते तो वो शायद यही शिकायत करता हुआ लौटता कि मेरे साथ भेदभाव हुआ या सिस्टम खराब है, लेकिन असल वजह उसकी अपनी कमी होती। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, जो ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है, कि शायद परवरिश का असली मकसद बच्चों को सिर्फ चीजें, आराम या पैसा देना नहीं है, बल्कि उनके अंदर वो काबिलियत, वो 85% पैदा करने में मदद करना है, ताकि दुनिया खुद उनके लिए दरवाजे खोलने पर मजबूर हो जाए, हमारे रहने के बाद भी। नमस्कार। आज हम मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब बच्चों की परवरिश के कुछ हिस्सों पर एक गहरी नजर डालने जा रहे हैं। नमस्ते। ये किताब इस एक मूल सिद्धांत पर टिकी